करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जहां मौजूदा सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है, वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। और इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह से हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप वो सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर लीडर चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक जिस तरीके से आज सुबह खबर आती है कि कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे और ये विचार किया जाएगा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लागू किया जाए। कैसे देखते हैं आप, अगर देश में लागू होता है तो इसके क्या फायदे होंगे और क्या ड्रॉबैक्स होंगे? क्या भारत जैसे देश में जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, इतने सारे राज्य हैं, यहाँ ये जनरली पॉसिबल है किस तरीके का मंत्र लागू किया जाए? देखिए, आपने ठीक शब्द का इस्तेमाल किया कि एक कमेटी जो गठित होगी या हो गई, कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे, उनकी अध्यक्षता में, तो आपने शब्द का इस्तेमाल किया विचार। तो ये विचार करने के लिए है और सही बात ये है कि ये विचार बहुत लंबा चौड़ा विचार होगा, क्योंकि इसमें संविधान जो हमारा है उसकी भावना एक जो सबसे बड़ी भावना है। और आपको याद हो, आज से कोई 5-6 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। तब उस पर बहुत कुछ लोगों की सहमति की और कुछ लोगों ने कहा कि ये गलत है, बहुत उसके आर्टिकल्स भी आए। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान की जब रचना हुई उसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि भारत एक बड़ा मुल्क है, और वो भी उस समय जब संविधान बना होगा शायद 70 करोड़ या 50-55 करोड़ का मुल्क होगा, अब 140 करोड़ का है। तो इतनी विविधताओं का देश हो और अनेक धर्म, दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं होगा, कोई ऐसी भाषा, कितनी भाषाएं हैं, कितने कल्चर, अपने खाने के अलग, पहनने के कपड़े अलग। तो ये इन सारी चीज़ों को देख के ये रखा गया ख्याल कि जिन राज्यों का गठन हो उन राज्यों को अपने स्वेच्छा से राज करने के अधिकार हों, ताकि वहाँ की जो स्थायी जनसंख्या है उसके विचारों की अभिभूति और उनके विचारों की मांग को वो पूरा कर सके। तो इसलिए एक तो ये है कि आत्मा में अगर फेडरलिज्म है तो हमारा चुनाव इकट्ठा हो, ये मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हो भी जाए तो उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक जो क्लॉजेज हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि हम बड़े जो राष्ट्रीय दल हैं या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी राय भी लेनी पड़ेगी। विद्वान जो लोग हैं संविधान के या इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, या जिन लोगों को हम ये समझते हैं कि ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी व्याख्या करने में सक्षम है, ये सब की विचार आएंगे और फिर उन विचारों को लोगों में दिया जाएगा और फिर लोगों के भी क्या रिएक्शन आते हैं। तो लंबा प्रोसीजर है ये, लेकिन एक प्रयास है और प्रयास में ये ज़रूर नज़र आता है कि अगर ऐसा हो तो इलेक्शन पे जितने खर्चे होते हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा ये भी है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आचार संहिता भी एक रुकावट है। प्रोग्रेस की जो गति है, विकास का जो गति है उसमें कमज़ोरी आती है, ढीली पड़ती है वो। तो उस गति को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये भी पॉजिटिव बात भी है कि सोचा जाएगा। लेकिन संविधान की आत्मा और हमारे देश का इतना बड़ा ये देश सिर्फ 140 करोड़ की बात नहीं है, ये हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति सभ्यता रही है और यहाँ प्रजातंत्र रहा है। यानी गण शब्द अगर आप इतिहास में जाओ तो जो अब
भारत एक गणराज्य है, तो गण शब्द बहुत पुराना है हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, और उसमें आज़ादी सबसे बड़ा हथियार है। तो लोग ये भी समझते हैं कि 1100 साल की गुलामी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है, इसको हर कीमत पे प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे को रखना है। सर लेकिन जो ड्रॉबैक्स है उसको लेकर भी सुबह से लगातार क्रिटिक्स अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं और उनका कहना है कि अगर देश में इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देखते हैं कि विधानसभा में जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे उठते हैं, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राज्य के मुद्दे उठते हैं, इसमें भी जो है वो ड्रॉबैक्स देखने को मिलेगा और इससे लोगों के हित को लेकर जिस तरीके से सरकार या फिर उम्मीदवार दावे करती है और बाद में कामकाज करती है वो भी प्रभावित होगा। देखो, इसके मैंने बताया ना, प्रभावित ये चीजें नहीं है, प्रभावित तो ये है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हमारी दिशा ये है कि हमारे अधिकार हमें और स्वतंत्र रूप से मिलेंगे राज्य सरकारों को चलाने के लिए, तो वो प्रजातंत्र के लिए आसान बात है। लेकिन चुनाव किसी एक समय पे हो और वो विधानसभा भंग हो जाए 2 साल के बाद, तो 3 साल तक चुनाव होगा या नहीं होगा, ये सारे विषय मैंने ये कहा ना, इसमें बहुत सोचने की चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक प्रयास है और उसकी अध्यक्षता कर रहे पूर्व राष्ट्रपति हों कोविंद जी, तो कहीं ना कहीं तो इसका महत्वपूर्ण तो ये कमेटी गठित हुई है, इस कमेटी का महत्व बहुत है और इस कमेटी में क्या विचार आएंगे, क्या उनकी रिकमेंडेशन आएंगी, किन चीज़ों को वो कहेंगे, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। इतना आसान नहीं है और इतना जल्दी होने वाली चीज़ नहीं है ये। सर एक सवाल हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। विधानसभा सत्र के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ बातें कहते हैं, जिसके जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत सारी बातें कहते हैं। पीपीपी को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा, परिवार पहचान पत्र को उन्होंने अपना ही एक टैगलाइन दिया, उसके साथ ही साथ सीईटी के मुद्दे को भी उठाते हुए नजर आए। लगातार कहते हैं कि राज्य में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होना चाहिए वो कंट्रोलिंग नहीं है और जिसका ड्रॉबैक आपकी सरकार को यानी कि बीजेपी की सरकार को आगामी चुनावों में झेलना होगा। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये कहें कि आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर वो वोट किस बात की मांगेंगे? कुछ ना कुछ तो सरकार को, सरकार की कमियों को या सरकार की नीतियों को गलत बोलने के कारण ही तो लोगों में जाएंगे। यानी कि उनकी बातों में असलियत नहीं है, जस्ट फॉर वोट। मैं ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर मुख्यमंत्री ये कहे कि मैंने तो बहुत बड़ी गलतियां कर दी, तो फिर वोट मांगने कैसे जाएंगे? दोनों की बात, वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं ज़रूर ये कहूँगा कि युग है ये और बदलता हुआ युग है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार है। अब उसको यानी सरकार ने तो लोगों में डाल दिया कि ये पोर्टल है, लेकिन साधारण आदमी अभी भी पोर्टल की व्याख्या को नहीं समझ रहा, ना उसकी उपयोगिता को समझता। मैं आपको याद दिलाऊं, 2004 में वैट जब इंट्रोड्यूस हुआ देश में, तो किसी राज्य ने वैट को अपनाया नहीं, सिर्फ हरियाणा एक राज्य था। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य में करूँगा, उन्होंने किया और उसके अगले साल मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, हरियाणा का वित्त मंत्री। मेरे राज्य 5 साल में 12%, 13%, 14% स्टेट जीडीपी रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो 2 साल के अंदर अंदर सभी प्रदेशों ने एक, भाई हरियाणा में तो बहुत पैसा आ गया, तो सभी प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो टाइम लगता है। ये जो फैमिली आइडेंटिफिकेशन की बात है और दूसरी किसी की पेंशन कट गई, पोर्टल में गलत आ गया, इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, और तो और मैं ये कहता हूँ मैं 100 रुपये दे के किसी से अपलोड कराता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन, अब वो पता नहीं कैसे लिखेगा, क्या लिखेगा, मैं खुद जानता नहीं। तो ये ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
का इस्तेमाल जब सही रूप में होने लगेगा तो उसका फायदा भी बहुत है। सर, आपने हरियाणा में चुनावों को लेकर एक बयान दिया है। आपने साफ तौर पर कहा कि 30 ऐसे उम्मीदवार होंगे जो विधानसभा चुनावों के दौरान आप उनको मैदान में उतारेंगे। क्या रणनीति है सर? आप बीजेपी से हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो ये उम्मीदवार कौन होंगे? क्या वो बीजेपी के बैनर तले ही लड़ेंगे या फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे जो कि आपका चयन होंगे? देखिए, मैंने ये कहा था कि मैं कुछ ऐसे लोगों को चुनाव के दंगल में उतारना चाहता हूँ जिनके प्रति लोगों का आकर्षण हो, जो लोग ये कहें कि हाँ, ये जो लोग हैं, ये जो व्यक्ति हैं, इनमें हमारे को अपनी जो हमारी समस्याएं हैं उनके निदान होते हुए नजर आते हैं। ये राजनीति में प्रवेश करेंगे तो हो सकता है ये अपने राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार से दूर रहें, ईमानदारी से लोगों की सेवा करें। इस तरह की कुछ व्यवस्था जो पुराने ज़माने में 75 साल 76 साल आज़ादी के हो गए, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो नए रूप में जिनका निदान की ज़रूरत है, जिनके समाधान की ज़रूरत है। चाहे वो गरीबी है, चाहे वो भूखमरी है, चाहे उसको आप ये लगाओ कि बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, किसान की हालत आज भी आज़ादी से पहले भी वैसे थी, आज भी वो बैंकों के कर्जे में है, साहूकारों के कर्जे में है। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो गरीब आदमी है, जो दिहाड़ीदार है, वो आज गरीबी में उठ नहीं रहा, उसका परिवार को नहीं उठा रहा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम नए सोच से उस कार्यक्रम में अपने प्रस्ताव रखेंगे और उसी सोच के आदमी अगर मैदान में उतरते हैं तो और लोगों को लगता है कि ये भले लोग हैं, तो जो आपने सवाल किया कि आप तो बीजेपी में हैं, कांग्रेस में वो जो लोग चले जाएं या किसी दूसरी पार्टी में, जिस पार्टी जो अगर उनका इतना कद बढ़ जाता है तो पार्टियां तो अपने आप बुलाएंगे उनको। यानी कि वो लोग होंगे, उम्मीदवार होंगे जो जन नेता होंगे या फिर फ्रेश कैंडिडेट होंगे जो अच्छी छवि के साथ प्रेरित कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट तो कई बार गलत भी आ जाते हैं, मतलब लोगों में उनके प्रति आकर्षण हो कि ये दे आर इन दी पॉलिटिकल अरेना टू डू समथिंग मिरेकल। ये चीजें हैं। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश में एक फिल्म एक्टर थे और शिव जी के रोल में और ऐसे यानी धार्मिक रोल में ज़्यादा उनकी ख्याति थी। वहाँ जब राजनीति चरमराने लगी, खास तौर पे कांग्रेस की राजनीति चरमराने लगी और दूसरी पार्टी वहाँ कोई इतनी अच्छी थी नहीं, तो एकदम लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया कि भाई ये जो है एनटी रामाराव, इसके साथ लगो, ये कुछ ना कुछ नया करेगा, हमारी समस्याओं के प्रति जो इसका रुख है उससे हमारे को बहुत बड़ी कोई ना कोई ऐसी समस्याओं का समाधान मिलेगा जिससे हमारे को संतुष्टि हो। अगला चुनाव हुआ, बहुत बड़ा बहुमत लेके आया, पार्टी बनी नहीं थी, चीफ मिनिस्टर पहले बन गया, पार्टी बाद में बनी। तो इस तरह के लोग, इस तरह की, मैं चाहता हूँ कि चुनावी मैदान में कुछ ऐसी हस्तियां, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी सोच हो जिससे कि लोगों में उनके प्रति एक भावना बने कि ये हमें एक नई दिशा, नया रास्ता दिखाएंगे। सर, 2 अक्टूबर का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके हिसाब से, और आपने कहा भी कि उस दिन कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। जनता को ज़रूर बताएं कि क्या घोषणा है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। क्या वो चुनावों से जुड़ा हुआ है, हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ है, या फिर देश की राजनीति में इस बार आप कोई बदलाव की उम्मीद लाने वाले हैं? मैंने तो आपको अभी बताया ना, जब आपने ये पूछा कि वो कौन लोग होंगे, तो मैंने बता दिया कि गरीबी, भूखमरी, यही घोषणा है जो 2 अक्टूबर को आप करने वाले हैं। यानी आप एक ये मान के चलो कि ये सारी जो दिक्कत थी, सारी समस्याएं थी, आज़ादी से पहले भी थी और आज भी। मैं ये नहीं कहता कि किसी सरकार ने इनको दूर करने का प्रयास नहीं किया, कोशिश की, जिसकी भी सरकार, आज भी हमारी सरकार है, आज भी कोशिश है, पीछे कांग्रेस की सरकारें नहीं, उनकी भी कोशिश है, लेकिन
जो समस्या थी वो उन समस्याओं के समाधान वही थे। मैं ये चाहता हूं कि हम उस दिन पुरानी समस्याओं के नए समाधान अनुसंधान से, सामाजिक साइंस, सामाजिक विज्ञान से जोड़ के अनुसंधान कुछ सोच के नई बात कहें, ताकि वो नई बात हो सकता है गरीबी मिटाने में सक्षम कोई नई बात ऐसी भी हमारे किसी साथी के विचारों में आ सकती है, हो सकता है जिससे कि करप्शन बिल्कुल जड़ से उखड़ जाए। तो ये चीज़ें हैं, इनके नए समाधान के लिए वो बातें 2 अक्टूबर को हम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। फिलहाल अगर बात करें तो I.N.D.I.A इंडिया जो गठबंधन अपना नाम कह रहा है, उनकी मीटिंग भी चल रही थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आगामी समय में अगर विजय रथ को रोकने की बात आएगी तो ये जो थर्ड फ्रंट, सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट का गठन हुआ है, ये रोकेगा। इस थर्ड फ्रंट के साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि एनडीए का जो अलायंस है उसमें इनेलो भी शामिल हो सकता है, इनेलो को भी न्योता है, साथ में शिरोमणि अकाली दल को भी बुलाया गया है। आप कैसे देखते हैं इस इनविटेशन को, इस गठबंधन को, इस गठजोड़ को जो इंडिया बैनर के तले है, और ये एनडीए की जो भी नेता हैं, जैसे जेजेपी को भी न्योता दिया गया, इनेलो को भी बुलाया जा रहा है, तो क्या ये देश की राजनीति को प्रभावित करेगा? हाँ, आपने 1977 में जनता पार्टी का गठन देखा होगा। उसमें जब सभी विपक्षी दल ये मानने लगे कि कांग्रेस को हराने के लिए इकट्ठा होना ज़रूरी है, तो इकट्ठे हुए वो, और कांग्रेस की पराजय भी हुई। लेकिन उनका इकट्ठा होना और उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर सारा कुछ टूट जाना, उससे ये भी लगता है कि जिन लोगों के अपने निजी स्वार्थ हैं या जो कहीं ना कहीं मतलब राजनीति में एरोगेंस रखते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, वो फिर जब समय होता है तो कई बार वो रास्ते से अलग होते हैं, तो उसका नुकसान भी हो जाता है। आज जो इंडिया का गठबंधन है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि बीजेपी को अकेले अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए इकट्ठा हो जाओ तो मुकाबला करके हम बीजेपी को हरा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बात को समझने लगी है कि हमारे को भी जो पुराना एनडीए है उसके साथ अपने रिश्ते अगर हम सुधार लें तो हमें भी उसका फ़ायदा और रिश्ते सुधारने में, जैसे आपने नाम लिया अकाली दल का, हो सकता है वो अकाली दल से भी संपर्क करें। अब इनेलो, कौन सी इनेलो है? एक इनेलो का जो स्प्लिंटर ग्रुप है जिसको जेजेपी बोलते हैं, वो तो ऑलरेडी उनके साथ है। अब दूसरा कैसे आएगा ये देखने की बात है। तो ये है यानी अपने अपने गणित के हिसाब से कोशिश है दोनों तरफ के लोगों को जोड़ने की, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये समझती है कि हम जोड़ेंगे तो शायद ज़्यादा ताकतवर होंगे, और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने तो अपनी रणनीति आहिस्ता आहिस्ता तय करनी शुरू कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम विपक्षी खेमा तैयार है, उसके साथ ही साथ सरकार की भी तैयारी है।